उन गजदंत पर्वतों के कारण बीच वाला क्षेत्र भोगभूमि क्षेत्र कहलाता है और उस गजदंत पर्वत के बाहर का क्षेत्र है वह क्षेत्र कर्म भूमि कहलाता है। इस प्रकार से विदेह क्षेत्र में 4 दिशाओं में 8, इस प्रकार से 32 नगरियां और बीच में सुदर्शन मेरु पर्वत के उत्तर की तरफ भोग भूमि और दक्षिण की तरफ भोग भूमि। इस प्रकार से विदेह क्षेत्र की रचना हमने देखी थी। आज हमें थोड़ी आगे चर्चा करनी है। वह इस प्रकार से है कि यह जो हमने भरत क्षेत्र देखा था, विदेह क्षेत्र देखा था, उस विदेह क्षेत्र में ये गजदंत पर्वत है। इन गजदंत पर्वतों की चर्चा अपन करें। कल मैंने सामान्य रूप से बताया था, इनको गजदंत इसलिए कहा जाता है, गज मतलब हाथी और दांत, हाथी के जैसे दांत होते हैं, ऐसे इस गजदंत पर्वतों की रचना होती है, इसलिए इनको गजदंत ऐसे कहा जाता है। इन पर्वतों की विस्तार की चर्चा कल अपन ने की थी। यह जो पर्वत है, यह जहां पे कुलाचलों को स्पर्श करते हैं वहां पे तो 400 योजन ऊंचे हैं और जहां पे कुलाचलों को स्पर्श नहीं करते यहाँ पर 500 योजन ऊंचे होते हैं। इस प्रकार से ये गजदंत पर्वत होते हैं और इन गजदंत पर्वतों की चर्चा अपन करें तो इसको देखना, मूल दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और उपदिशाएं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। इस ईशान्य नगरी में जो गजदंत पर्वत है, उस गजदंत पर्वतों के ऊपर 9 कूट होते हैं। ये 9 कूट होंगे। इसमें से जो पहला कूट है, इस कूट को कहते हैं सिद्धायतन कूट। ये पहला जो कूट है, उस कूट का नाम है सिद्धायतन कूट। इसी प्रकार से यह ईशान्य दिशा छोड़ो, उसके बाद अग्नेय दिशा की चर्चा करें तो अग्नेय दिशा में जो गजदंत पर्वत है उसके ऊपर 7 कूट होते हैं। इसमें से जो पहला कूट होता है उस कूट को कहते हैं सिद्धायतन कूट, क्योंकि इसके ऊपर एक अकृत्रिम जिनालय होता है। इसी प्रकार से नैऋत्य दिशा में जाएंगे तो नैऋत्य दिशा में जो गजदंत पर्वत है, इसके यहाँ के पहले कूट पर एक अकृत्रिम जिनालय है, इसलिए उसको कहते हैं सिद्धायतन कूट। और इस नैऋत्य दिशा में होने वाले गजदंत पर्वतों के ऊपर 7 कूट 9 कूट होते हैं। और फिर वायव्य दिशा में जो गजदंत पर्वत है, उस वायव्य दिशा में होने वाले गजदंत पर्वतों के ऊपर 7 कूट होते हैं। ध्यान देना, पहले पे 9 कूट, फिर 7 कूट, फिर 9 कूट और फिर 7 कूट। ऐसे इन गजदंत 4 गजदंत पर्वतों पे कूटों की रचना होती है। और इन कूटों की रचना में जो पर्वत की तरफ, सुदर्शन मेरु पर्वत की तरफ जो कूट है, इन 4 कूटों पर अकृत्रिम जिनालय होते हैं। बाकी के कूटों पर व्यंतर और व्यंतरणियों के भवन होते हैं। इस प्रकार से इन गजदंत पर्वतों के ऊपर कूट
और कूट पर होने वाले अकृत्रिम जिनालय की व्यवस्था होती। इस प्रकार से इस विधेय क्षेत्र में 4 गजदंत पर्वत और 4 गजदंत पर्वतों पे, पहले गजदंत पर्वत पे 9 कूट, फिर 7 कूट, फिर 9 कूट और यहाँ पे 7 कूट। इस प्रकार से इन कूटों की रचना गजदंत पर्वतों पे होती है। इन कूटों की ऊंचाई के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर तो यह पर्वत 500 योजन चौड़ा होता है। इसलिए जो पहला कूट होता है उस कूट की ऊंचाई 125 योजन ऊंची, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पर्वतों के ऊपर कूट है वो मुख्यतः से पर्वत की ऊंचाई से 4 भाग छोटे होते हैं। मतलब यहाँ पर 500 योजन ऊंचा पर्वत है तो पहला कूट 5 को 4 से भाग देवे तो 125 योजन आएगा। तो यह चौड़ाई में 125 योजन होगा, ऊंचाई में 125 योजन होगा और छत पर 62.5 योजन होगा। इस प्रकार से यह पहले कूट की रचना है। फिर आगे कम 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 होते जाएंगे और सबसे अंतिम कूट जो होगा वह कूट 100 योजन चौड़ा, 100 योजन ऊंचा और 50 योजन छत के ऊपर होगा। इस प्रकार से गजदंत पर्वतों के ऊपर होने वाले कूटों की रचना, सबसे अंतिम कूट 100 योजन होगा और सबसे पहला कूट 125 योजन होगा और 125 योजन से घटते घटते ऊंचाई की अपेक्षा घटते घटते कूट अंतिम कूट तक पहुंचेंगे। इस प्रकार से 9 कूटों की रचना भी इसी प्रकार से होगी, 7 कूटों की रचना भी इसी प्रकार से होगी, यहाँ पर 9 कूटों की रचना इसी प्रकार से होगी और इस पर्वत पर 7 कूटों की रचना भी इसी प्रकार से होगी। ऐसे हम देखते हैं कि इस गजदंत पर्वतों पर होने वाले कूटों की ऊंचाई का प्रमाण। अब देखिए इन 4 गजदंत पर्वतों के साथ भी यहाँ पर जो सीता और सीतोदा नदी बहती है, ऊपर से निकलने वाली नदी सीता और दक्षिण से निकलने वाली नदी सीतोदा। यह सीतोदा नदी इस कुलाचल पर्वत पर से गिरकर इस विधेय क्षेत्र में आती है। जैसे देखिए यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप से ये नदी यहाँ पर गिरी और इस तरफ गई, वो नदी वहां से गिरी और पूरब की ओर गई। अब हमें चर्चा करनी है इस विधेय क्षेत्र के इस भाग की। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यह भोग भूमि का भाग और भोग भूमि के भाग में बहने वाली नदी और उस नदी की रचना, इसके बारे में अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। यह है सीता और सीतोदा नदी, ऊपर वाली सीता, नीचे वाली सीतोदा नदी। यह सीतोदा नदी जब बहती है तो सीतोदा नदी के दोनों तरफ वन होते हैं। नदी तो बीच में से बहती है लेकिन दोनों तरफ वन होते हैं। और इस नदी की खासियत है इस नदी के दोनों तरफ वेदियां होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, सुवर्ण निर्मित ऐसी वेदियां होती है। उस वेदी की ऊंचाई 1 योजन और चौड़ाई 500 धनुष या 1000 धनुष, दो प्रकार से, मुख्यतः से तो 500 धनुष ही गिनी जाती है। ऐसे इस नदी के बाजू में होने वाली वेदी की
ऊंचाई और चौड़ाई होती। ऊंचाई 1 योजन, चौड़ाई 500 धनुष। ऐसी यह नदी यहां से बहती हुई आगे चली जाती। जैसे ही आगे चली जाती है तो इस कुलाचल से लेके 1000 योजन जाने पर ये दो ऊंचे कूट यहां पर दिखाई देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कूट कहो या पर्वत कहो, एक ही बात होती है। आया समझ में? इस प्रकार से यह कूट होते हैं और इन कूटों की चौड़ाई यहां से लेके यहां तक 1000 योजन होती है। ऊंचाई 1000 योजन होती है और छत के ऊपर इसकी ऊंचाई 500 धनुष, 500 योजन। नीचे भूमि पे 1000 योजन, ऊंचाई 1000 योजन और छत पे 500 योजन। ऐसे इस पर्वत का प्रमाण होता है। और ये दोनों पर्वत इस नदी के दो दिशाओं में, एक पूरब की ओर होता है और एक पश्चिम की ओर होता है। ऐसा यहां पर जाने के बाद, इस पर्वत से आगे 1000 योजन जाने के बाद, समझना, पहले कुलाचल पर्वत से 1000 योजन जाएंगे तो 1000 योजन वाला कूट होगा। उसके बाद आगे 1000 योजन जाएंगे तो इसी नदी में जो आपको ये दिखाई दे रही है, इस नदी में यह तालाब होता है। नदी का प्रवाह तालाब में आता है और फिर तालाब से बढ़ते हुए आगे फिर नदी में चला जाता है। इस प्रकार से यह सीतोदा नदी जो है, इस सीतोदा नदी के बराबर बीचों बीच चौड़ाई की अपेक्षा नदी के प्रमाण और लंबाई की अपेक्षा 1000 योजन लंबा। अब इसको देखने के बाद आपको एक याद आई होगी, जो अपन ने भरत क्षेत्र की जब चर्चा की थी तो हिमवंत पर्वत पर एक तालाब देखा था। कौन सा तालाब? पद्म नाम का तालाब देखा था। उस पद्म नाम के तालाब की लंबाई 1000 योजन थी, चौड़ाई 500 योजन थी। इसी प्रकार से यहां पर जो तालाब होता है, सोचना, नदी बह रही है, बहती हुई नदी के बीचों बीच एक तालाब होता, उसकी चौड़ाई नदी के प्रमाण होती है, लंबाई 1000 योजन होती। यह तालाब चारों ओर से वज्रमय होता है। इसलिए आप सोचते होंगे बहते बहते कभी ना कभी तो टूट जाएगा ना, लेकिन वज्रमय होने के कारण यह कभी टूटता नहीं। और इसके बीच में भी जो कमलों की रचना हमने पद्म सरोवर में देखी थी, वैसी ही पद्म कमलों की रचना इस तालाब में होती। मतलब बीचों बीच एक तालाब, फिर बाजू में अंगरक्षक, फिर नीचे की तरफ सब सभा में बैठने वाले इंद्र, व्यंतर देव। इस प्रकार से जैसे वहां पर कमलों की रचना देखी थी, ऐसे ही कमल इस तालाब में भी होते हैं। ऐसा यह एक तालाब होता है। ठीक है? ऐसे इस नदी में एक भोग भूमि में कितने तालाब हैं? तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे 5 तालाब इस गंगा नदी में होते हैं। इस प्रकार से कुलाचल पर्वत के बाद 2 पर्वत, जो कि एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है, उसके आगे 1000 योजन जाने के बाद यह तालाब है। ये ग्रीन दिखाई दे रहा है लेकिन ये ब्लू, मतलब पानी से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से एक तालाब से फिर 500 योजन आगे जाने के बाद दूसरा 1000 योजन लंबा तालाब, उसके बाद फिर 500 योजन जाने के बाद फिर 1000 लंबा योजन तालाब, उसके बाद 500 योजन जाने के बाद 1000 लंबाई में होने वाला तालाब,
फिर 500 योजन जाने के बाद फिर 1000 योजन लंबा तालाब। ऐसे सीतोदा नदी के भोग भूमि के मार्ग में 5 प्रकार के तालाब होते हैं और उन तालाबों में उसी प्रकार से कमलों की रचना होती है जैसे कमलों की रचना हमने पद्म सरोवर में देखी थी। ऐसी इस पे भी रचना होती है। और एक बात समझे, इस तालाब के दोनों बाजू में भूमि प्रदेश पर, भूमि प्रदेश क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये तालाब है, तालाब की यह बाउंड्री है और इस बाउंड्री के बाद सीधी भूमि शुरू हो जाती है। क्योंकि नदी की जितनी चौड़ाई है उतनी ही इस तालाब की भी चौड़ाई होने के कारण उसके बाद सीधी भूमि शुरू हो जाती और इस भूमि के ऊपर 100 योजन चौड़ा, 100 योजन ऊंचा और छत पे 50 योजन चौड़ा, ऐसे एक तरफ 10 पर्वत होते हैं और दूसरी तरफ 10 पर्वत होते हैं, जिनको कि यहाँ पर उल्लेख है कांचनगिरी। इसका उल्लेख अपन ने 8वें द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में भी देखी थी, लेकिन वो कूट अलग है और ये कूट अलग है। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे पर्वत यहाँ पर होते हैं जिनकी ऊंचाई 100 योजन है, चौड़ाई 100 योजन है और छत के ऊपर 50 योजन, ऐसे 10 पर्वत होते हैं। हिसाब देखिए, 1000 योजन लंबी यह तालाब की रचना होती है, तो ये 100 योजन वाले बिल्कुल 10 पर्वत इसमें बैठ जाते हैं। जैसे ये 10 पर्वत लेफ्ट हैंड में होते हैं, वैसे ही ये 10 पर्वत राइट मतलब बाएं हाथ में भी होते हैं। ऐसे इस तालाब के बिल्कुल बाजू में 20 कांचन पर्वत होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे होते हैं? ये कांचन पर्वत हर उस तालाब के बाजू में है जो इस नदी के बीच में बने हुए हैं। इस प्रकार से 5 तालाब हैं, तो एक तालाब के बाजू में 20 कांचन पर्वत होते हैं। तो इस प्रकार से 100 कांचनगिरी पर्वत इस तालाब के बाजू में, ऐसा कहो या गंगा नदी, सीतोदा नदी के बाजू में कहो, एक ही बात है। और इन पर्वतों के बीच का प्रमाण 500 योजन होता है। ये छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि नदी शुरुआत में निकलती है तो छोटी होती है और फिर आगे बढ़ती हुई जाती, इसलिए नदी प्रदेश से भी थोड़े से बाहर ऐसे यह कांचन पर्वत होते हैं। इस प्रकार से सीतोदा नदी के बीच में 5 तालाब और उसके बाजू में एक तरफ 10 और दूसरी तरफ 10, ऐसे एक पर्वत के संदर्भ में 20 कांचनगिरी पर्वत होते। देखना समझ में आ रहा है ना? ऐसा इस भोग भूमि के बीच में बहने वाली नदी का विस्तार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इस नदी का विस्तार और उसमें तालाबों की रचना कही, ऐसे ही उत्तर में जो सीता नदी बहती है, इस विदेह क्षेत्र में आकर कुंड में गिरती है और उस कुंड के बाद आगे बहती हुई बढ़ती है। यहाँ पर भी यह नील पर्वत होता है और इस नील पर्वत की तलहटी से 1000 योजन आगे जाने के बाद 2 बड़े बड़े पर्वत हैं जिनका प्रमाण भी 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और 500 योजन चौड़ा छत पे, ऐसे यह 2 पर्वत होते हैं। इसके आगे जाते हैं तो इस पर्वत से 1000 योजन आगे जाने के बाद 5 प्रकार के तालाब हैं और इन 5 तालाबों में उसी प्रकार की रचना है जैसी मैंने अभी आपको बताई थी। हर तालाब में बीच में एक कमल होता है और बाजू में उसी प्रकार के कमलों का परिवार होता है। ऐसे पांचों के पांचों तालाब की व्यवस्था है।
हर तालाब में इसी प्रकार से कमलों की रचना होती। इस प्रकार से यह तालाब हुआ। तालाब के बाजू में सुवर्ण रूप से बनी हुई वेदी भी होती है और इस वेदी के बाजू में दोनों तरफ 10-10 ऐसे 20 कांचनगिरी पर्वत तो होते हैं। इस प्रकार से 5 पर्वत, हर पर्वत के बाजू में 20 कांचनगिरी पर्वत है, तो 5 तालाबों के मिलके 100 कांचनगिरी पर्वत हुए। इस प्रकार से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो नदी बहती है, उस नदी में इधर 5 तालाब है, इस तरफ 5 तालाब है, इस तरफ 100 कांचनगिरी पर्वत है, इस तरफ 100 कांचनगिरी पर्वत। ऐसे इस विदेह क्षेत्र में बहने वाली नदी के दूतरफा इस प्रकार की व्यवस्था होती है और उसके बाजू में वनखंड तो होते ही होते हैं। इस प्रकार से यह इस भोग भूमि में बहने वाली नदियों की बाजू में होने वाली व्यवस्था का वर्णन। इस प्रकार से इस विदेह क्षेत्र के बीच में इन नदियों का विस्तार और गजदंत पर्वतों का विस्तार इस प्रकार से कहा गया। अब थोड़ी ये चर्चा करते हैं कि इस भोग भूमि में जो यह आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये बिंदु नहीं, यह एक कटनी है। जिस कटनी की चौड़ाई 500 योजन है, बीच में ऊंचाई 8 योजन है और दोनों चारों तरफ उसका प्रमाण घटते घटते आधा योजन प्रमाण हो जाता है। मतलब समझ लेना, बीच में 8 योजन उठा हुआ है और दोनों तरफ घटते घटते कम होते होते आधा योजन प्रमाण रह जाता है। इस प्रकार से यह वेदी होती है। इस वेदी का क्या नाम है? इस वेदी का नाम है जम्बू वृक्ष की वेदी। जम्बू वृक्ष की वेदी मतलब क्या? इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में जम्बू वृक्ष होता है। मैंने पहले दिन आपको बताया था, इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जम्बू द्वीप में इस तरफ उत्तर दिशा की तरफ उत्तर कुरुक्षेत्र में यह एक वेदी है। उस वेदी के बीच में जम्बू नाम का वृक्ष होता है। 8 योजन ऊंची कटनी के ऊपर फिर 8 योजन ऊंचा कूट बनता है। अब उसकी रचना अपन कल विस्तार से देखने वाले हैं। उसका विस्तार बहुत अधिक है तो आज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको उसकी सामान्य जानकारी यहां पर दे रहा। तो यह जो आपकी कटनी है, वेदी है, इस वेदी बीच में 8 योजन उठी हुई है और 8 योजन के ऊपर 8 योजन की एक कूट रूपी कटनी या वेदी समझ लो, वो होती है और उसके ऊपर जम्बू वृक्ष होता है। जम्बू वृक्ष की ऊंचाई 10 योजन होती है और उस जम्बू वृक्ष की ऊंचाई में 2 योजन ऊपर जाके 4 दिशाओं में 4 बड़ी शाखाएं निकलती है और उसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है। ऐसा सामान्य कथन जम्बू वृक्ष का है। विशेष कथन तो अपन कल देखेंगे। एक वृक्ष नहीं होता, वृक्षों का परिवार होता है और इन वृक्षों के परिवार से इस द्वीप का नाम पड़ा जम्बू द्वीप। यह मुख्य है, इसलिए इसी के नाम से जम्बू द्वीप पहचाना जाता। जैसी वेदी की रचना मैंने यहां पर बताई, वैसी ही वेदी दक्षिण में शालमली वृक्ष की भी होती है। यहाँ पे 2 वृक्ष है, एक जम्बू वृक्ष और एक शालमली वृक्ष।
ये वृक्ष नहीं होते, एकेंद्रीय जीव नहीं होते। एकेंद्रीय जीव मतलब वृक्ष रूपी एकेंद्रीय जीव नहीं होते, बल्कि भूमि का ही एक भाग जो वृक्ष के आकार के रूप में बढ़ता है, उस भाग को कहते हैं वृक्ष। तो यहाँ पर जो बढ़ा हुआ है इसको जम्बू वृक्ष कहा, और यहाँ पर जो है उसको शाल्मली वृक्ष कहा। और इन जम्बू शाल्मली वृक्ष पे अकृत्रिम जिनालय होते हैं। ऐसे इस विधेय क्षेत्र में होने वाली भोग भूमि और जम्बू शाल्मली वृक्षों की रचना यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार से यह जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्षों की रचना यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब ये जम्बू शाल्मली वृक्षों की रचना देखने के बाद अब थोड़ी चर्चा यह करते हैं, इस विधेय क्षेत्र में जो 32 नगरियां कही थी, कल एक का सवाल था कि सीमंदर भगवान कहाँ पे है, कहाँ पे हैं। देखिए ये 8 नगरियां हैं, पहली नगरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। इन 8 नगरियों के नाम भी कहे गए हैं। मैं आपको गाथा नंबर यहाँ पे बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर इन नगरियों के नाम बताए गए हैं, और इन नगरियों के नाम 32 होते हैं। देखिए ये जो अंतिम नगरी है, इस अंतिम नगरी में वो उस गाथा का मैं आपको जम्बू ग्रुप जो है, जम्बू द्वीप नाम का ग्रुप, उसके ऊपर मैं आपको गाथाएं भेज दूंगा। इस प्रकार से यह जो अंतिम नगरी मैंने जो आपको कहा था, जो अंतिम नगरी, उस नगरी में यह सीमंदर भगवान होते हैं। अरे तो मोबाइल बंद होते लैपटॉप में। अभी यहाँ पर फिर आज लाइट गई है, तो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे नहीं देगा, लेकिन तब तक मैं बता देता हूँ। ये अंतिम जो नगरी है, इस अंतिम नगरी के में सीमंदर भगवान होते हैं। अब इनकी राजधानी वगैरह नाम सब बताने थे, लेकिन आज बताना थोड़ा मुश्किल है। और जैसे यहाँ पर सीमंदर भगवान है, बिल्कुल उसके नीचे युगमंदर भगवान है, यहाँ पर बाहु भगवान है, और यहाँ पर सुबाहु भगवान है। इस प्रकार से इस विधेय क्षेत्र में 4 दिशाओं में 4 नगरियां हैं, अंतिम नगरियां हैं। उन अंतिम नगरी में यहाँ पर तीर्थंकर रहते हैं। इसलिए जो हम 20 तीर्थंकरों की चर्चा करते हैं, उन 20 तीर्थंकरों की चर्चा करते हुए बात ऐसी है कि इस 20 तीर्थंकरों में से पहले 4 तीर्थंकर इस जम्बू द्वीप में होते हैं, और बाकी के तीर्थंकर कहाँ पे होते हैं वो सामान्य रूप से मैं आपको यहाँ पर बता दूं, और फिर अपन रुकते हैं कि ये जो बाकी के तीर्थंकर, जैसे विधेय जम्बू द्वीप में एक विधेय क्षेत्र है, ऐसे और 4 विधेय क्षेत्र होते हैं। तो हर में 4 तीर्थंकर होते हैं, तो कुल मिला के
5 चौक 20 तीर्थंकर होते हैं, जो 20 तीर्थंकर इस ढाई द्वीप में हमेशा विद्यमान होते हैं। ऐसे हमेशा विद्यमान होने वाले ये 20 तीर्थंकर यहाँ पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह सामान्य जानकारी मैंने आपको दी, फिर इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। आज अपन यहीं पे रुकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी रचना हमने विदेह क्षेत्र के नगरियों की और बाकी रचना हमने यहाँ पर देखी। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए, चालू करो लगा। एक 2 मिनट। हाँ पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये 32 कर्मभूमि की नगरियां और भोग भूमि जो है विदेह हाँ। क्षेत्र में, उनके सूर्य चंद्र और अपने भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के सूर्य चंद्र एक ही है क्या, अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है, क्योंकि भरत ऐरावत क्षेत्र के सूर्य चंद्र 2-2 होते हैं और बाकी आगे संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए अभी आगे अपन देखेंगे, कल इसका विस्तार हो जाएगा, उसके बाद अपन देख सकते हैं। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी को कोई प्रश्न? हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो ये 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं, वैसे विदेह क्षेत्र 5 होते हैं या 4 होते हैं? विदेह क्षेत्र 5 होते हैं। हाँ अभी ठीक है। आपको शायद दिखाई दे रहा है, लाइट तो आ गई है तो मैं ये हाँ, आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपके सामने जो है, यह हाँ, विदेह क्षेत्र जम्बू द्वीप वाला है, और हाँ, बाकी की आगे के द्वीपों में बाकी के 4 विदेह क्षेत्र होते हैं। ऐसे अच्छा कुल ठीक मिला है। के 5 विदेह क्षेत्र होते हैं, अब जिनमें अपन तीर्थंकरों की रचना देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसको आगे प्रश्न है वो पूछिए। हाँ पूछिए। सोहम। नहीं। ये आगे किसका प्रश्न? अच्छा है। हाँ पूछिए, कौन? सोनल जैन। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है पंडित जी? हेलो हेलो। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये जो तालाब आपने नदी के बीच में बताए, हाँ। तो नदी ब्रेक हो जाती होगी? नहीं, देखिए, पानी जब बहता है तो जैसे आप उसकी चौड़ाई की अपेक्षा से, गहराई की अपेक्षा से देखेंगे तो थोड़ी तो प्रवाह ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जैसे वो जो तालाब है, वो तालाब नदी से ऊंचा नहीं, बिल्कुल नदी के लेवल का होने के कारण पानी नदी में से तालाब में आएगा और तालाब होते हुए आगे चला जाएगा। इसलिए ब्रेक होने का सवाल नहीं आता। ब्रेक कब होता? कि जब नदी में होने वाली उसकी कटनी यदि नदी के ऊपर होती तो आगे बहने का कोई चांस ही नहीं रहता, लेकिन लेवल में होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है भाई, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसका? पंडित आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, और किसी को है कोई प्रश्न? पंडित आवाज आ रही है?
हाँ कौन साहब बोल रहे हैं आप? राजेश बोल रहा हूँ। सोनल नहीं, के नाम आवाज से आपकी होगा, नहीं आ बेटी रही, के थोड़ा सा। हेलो। हाँ अभी बोलिए, अभी आ रही थोड़ी आवाज। आ रही है। नहीं, अभी भी स्पष्ट नहीं आ रही। फिर भी आप पूछिए, मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ और फिर उसका जवाब देता हूँ। मैं बोला पंडित जी, जो अपने जम्बू वृक्ष बताया, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। जो सालनी वृक्ष है, तो नहीं। हाँ हेलो पंडित जी साहब। हाँ बोलिए बोलिए, जय जिनेन्द्र। हाँ हेलो पंडित जी, जय जयेंद्र। हाँ ये जो 8 नगरिया बताए वाले आप विदेश क्षेत्र में, उसमें से वो आखिरी जो विदेश नगरी है विदेश क्षेत्र की, उसमें हाँ अभी वर्तमान एक तीर्थंकर है। हाँ, तो ये जो बाकी 7 नगरी में अभी वर्तमान में तो तीर्थंकर नहीं है। नहीं है। बाकी 7 क्षेत्र के जो मनुष्य के जीव है वो वहां दर्शन करने जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं जा सकते, अच्छा। क्योंकि ये हाँ नगरियां है ना, हमें दिखने में हाँ इस नक्शे में बहुत छोटी दिखाई दे रही, लेकिन मैंने आपको हाँ बताया था कि भरत हाँ क्षेत्र जितना है हाँ। उससे चार, करीब करीब 4 गुना चौड़ी ये नगरी है, एक नगरी। हाँ इसलिए बाविस से ये पता है ना। नगरी यहाँ दिखने में छोटी दिखाई दे रही, लेकिन हाँ उसका विस्तार अपने से 4 गुना बड़ा है। तो ये हाँ। आर्यखंड भी 4 गुना बड़ा हुआ। तो हम्म, इतना बड़ा क्षेत्र लांग कर यदि दूसरी हाँ नगरी में जाना हो तो या तो विद्या के धनी होने चाहिए, या तो कोई हाँ ऐसे यंत्र आदि उनको लेके जाए तो लेके जाए, बाकी तो ऐसा नॉर्मल में कोई नहीं जा सकता। हाँ। नहीं नहीं, कैसा अभी सोचना तो अभी कैसा रहता अपने जीवों का कि हम मर के विदेश क्षेत्र में जाएंगे और वहां समूह शरण में जाएंगे, जो ऐसा सोचना उसी है की, आप तो 8वें नहीं, मैं के बजाय उसी की पहले। चर्चा कल सोच रहा था, इसके बारे में करूंगा कि अच्छा आप अच्छा। सोचोगे कि मैं विदेह क्षेत्र में जाऊंगा, सिमंदर आदि भगवान के चरणों में ज्ञान हाँ अर्जन करूंगा और वहां से मोक्ष चला जाऊंगा। लेकिन ये समझना कि जैसे आपको तीर्थंकरों का समागम मिलने का चांस है, उससे भी ज्यादा खतरनाक ऐसा है कि विदेह क्षेत्र में एक ही आर्य खंड है और 5 म्लेच्छ खंड है। हाँ गलती से आप म्लेच्छ खंड में पहुंच गए तो, और विदेह क्षेत्र में 5 ही म्लेच्छ खंड नहीं है, 32 हाँ नगरियां हैं। तो 32 हाँ गुना 5 करना, ये मैं कल चर्चा करने वाला था। हाँ। तो एक 107 सामान्य नगरी रूप है। से अभी मैंने यहाँ पर बताया। तो आप ये हाँ सोच रहे हो कि मैं वहां जाके मेरा कल्याण करूंगा, तो उससे हाँ ज्यादा तो यहाँ पे सुविधा सुलभ है। अच्छी तो नहीं कह हाँ सकता, लेकिन सुलभ है इस हाँ प्रकार से। तो जैसे यहाँ पर भगवान विराजमान है अंतिम नगरी हाँ में, और आप इस हाँ नगरी में पहुंच गए, तो कहाँ तीर्थंकरों का हाँ। समागम मिलेगा? नहीं मिल नहीं होगा। पाएगा। गलती से इस म्लेच्छ खंड में हाँ पहुंच गए तो तब तो वो भाव पूरा हाँ। चला गया। भाव खराब हो इसलिए जाएगा, बराबर। मैं तो यही सोचता हूँ, कल करे सो आज हाँ और आज करे सो आज का अब। आगे विदेह क्षेत्र में जो जाके करना सुधारने है। की कोशिश मत करना, अभी अपने को सुधारने की हाँ कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? हाँ, बराबर है, करेक्ट है पंडित जी। तो इस प्रकार ठीक से है पंडित जी, जय जयंत। मतलब रचना की अपेक्षा 4 तीर्थंकर है, बाकी नगरी में कोई तीर्थंकर अभी है नहीं। हाँ ठीक, आगे किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ जय जैनन भैया जी, एक और जय प्रश्न है। जिनेन्द्र। ये हाँ जैसे तीर्थंकर तो एक नगरी में है, तो बाकी हाँ, नगरियों में समान केवली तो हो सकते हैं ना? नहीं देखिए, ये तीर्थंकर है ना, इन तीर्थंकर के बाद ही वहां पर बाकी के केवलियों की चर्चा आती है ना। तो यहाँ पर बाकी के केवली यहाँ पर जब तीर्थंकर होंगे तो उसके बाद होंगे। अभी बाकी के क्षेत्रों में तीर्थंकर ही नहीं है, तो बाकी के केवलियों की चर्चा अपन नहीं कर सकते। सिर्फ मुनिराजों की चर्चा जरूर कर सकते हैं कि मुनिराज हर नगरी में होते हैं। ठीक है? ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। पंडित जी, हाँ पूछिए।
हेलो, हाँ पूछिए। आवाज आ रही पंडित जी अभी? संप्रति जैन। हेलो, 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 हाँ पूछिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। आवाज आ रही है पंडित जी? जय जिनेंद्र। जिस तरह से आपने कहा कि सबसे अंतिम नगरी में दो दो तीर्थंकर मतलब 4 तीर्थंकर इस क्षेत्र में है, तो फिर कैसे हाँ। क्या कहा जाता है कि भरत क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान 20 तीर्थंकर होते हैं, विदेश क्षेत्र में? हाँ तो वही बता रहा था मैं आपको, सामान्य रूप से मैंने अभी बताया था। इस विदेह क्षेत्र में तो 4 तीर्थंकर हैं, ऐसे 4 विदेह और हैं, मतलब कुल मिला के 5 विदेह हैं। जी। तो हर विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, तो कुल मिला के 32 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान होते हैं। 20 अच्छा, ये 20 सिर्फ एक क्षेत्र की रचना है? ये एक क्षेत्र की रचना है। अभी तो अपने को बहुत आगे बढ़ना है। ये तो जम्बू द्वीप की चर्चा की, अब धातकी खंड द्वीप की चर्चा करेंगे, फिर पुष्करार्ध द्वीप की चर्चा करेंगे, उसके बाद ये 2.5 द्वीप की रचना समाप्त होगी। जी। जय आया जिनेंद्र। समझ में? ऐसे 5 विदेहों में मिलके 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान। जी जी। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी है किसी को कोई प्रश्न? नहीं है ना? आवाज आ रही है? आएगा कोई? जय जय हाँ पंडित जी, पूछिए आगे, किसका प्रश्न है? आवाज आ रही है पंडित जी? नाम पर हेलो, राजेश जी कौन? जैन हाँ हाँ, आवाज आ रही है पंडित जी क्या? पंडित जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, वहां पे आप अनम्यूट तो किया है, आप थोड़ा मोबाइल पास में या जो भी हो पास में थोड़ा बोलिए। अभी अभी आ रही है आवाज पंडित जी? हाँ अभी आवाज आ रही, बोलिए अभी। मैं बोल रहा हूँ पंडित जी, आपने बताया ये जम्बू वृक्ष जा और दूसरा शालिनी वृक्ष है, तो जम्बू द्वीप का हाँ। नाम जम्बू वृक्ष के ऊपर क्यों है? उसकी कोई विशेषता है? शालिनी नाम ऐसे क्यों नहीं है? नहीं, विशेषता मतलब दोनों समान ही है रचना में। अब उसकी रचना भी कल का, अभी तो ये सब विस्तार हो गया ना, तो जम्बू वृक्ष की चर्चा कल चलेगी। तो जितने विस्तार जम्बू वृक्ष का है उतना ही शालमली वृक्ष का भी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, कहने का मतलब ये पंडित जी, नाम जो जम्बूद्वीप है तो उस वृक्ष के ऊपर नाम पड़ा है ना अपना, हाँ वृक्ष के तो कारण पड़ा है। शालिनी हाँ क्यों नहीं है? तो शालिनी क्यों नहीं है? उसका कोई अब देखिए, दोनों में कोई खासियत है क्या? मैं जम्बू ये उसका कोई ऐसा प्रबल प्रमाण नहीं है, सामान्य रूप से चला आ रहा है तो चला आ रहा है, लेकिन शालमली क्यों नहीं है ऐसा तो कोई आधार अपने को शास्त्र में नहीं मिला। अब इन दोनों वृक्षों में भी ये उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, समझ लीजिए, जम्बू वृक्ष उत्तर की तरफ ही क्यों है, दक्षिण की तरफ क्यों नहीं है? वो तो सही है, वो तो सही है पंडित जी। यही जवाब आपके प्रश्न का भी होगा कि क्यों नहीं है का कोई सवाल नहीं, जो रचना है और जो शास्त्रों में उल्लेख है उसको बताया, नहीं होने का कोई कारण शास्त्रों में नहीं लिखा। अच्छा पंडित, दूसरी चीज जैसे अभी बताया जो अपने नहीं अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही आपकी आवाज। चार नगरियों में हाँ। अपने 4 तीर्थंकर विराजमान हैं, हाँ तो जो और नगरियों में जहाँ तीर्थंकर नहीं है वहां आप बता रहे हैं मुनिराज होते हैं, तो वो अभी हाँ। वहां से तो मुनिराज तो मोक्ष जा ही रहे हैं। जा रहे, बिल्कुल जा रहे, लेकिन ठीक है। तीर्थंकरों जय के जिनेंद्र। पास में ध्वनि, दिव्य ध्वनि ग्रहण करके कोई जाना चाहे तो नहीं जा सकता। हाँ वर्तमान की बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ, हाँ, हाँ। कभी काल में हर नगरी में एक तीर्थंकर होंगे तो तभी लाभ मिल सकता है। केवली नहीं है। ठीक है, वहाँ केवली नहीं ना पंडित जी, मुनिराज है ना केवल। हाँ मुनिराज तो है। हाँ हाँ मतलब केवली मुनिराज में तो ऊपर और हो जाते हैं ना केवली तो। नहीं, आवाज एकदम से आपकी कट हो जाती है, पहले आवाज आती है फिर कट मैं हो बोल जाती रहा हूँ जैसे अपने हाँ। जो मुनिराज हैं वो सब केवली, जो मोक्ष से जा रहे हैं वो तो केवली मुनिराज जी है ना सब। ना, केवल ज्ञान होने की बात नहीं, मैं तो यहाँ हाँ। पर तीर्थंकरों की बात कर रहा हूँ। भगवान की बात करोगे तो इस विदेह क्षेत्र में कहीं से भी भगवान बनते हैं, तो भगवान बनने का निषेध नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो आर्यखंड है तो यहाँ पे कोई मुनिराज पुरुषार्थ कर रहे तो यहाँ से मोक्ष जा ही रहे ना, तो वो भगवान तो बन ही रहे,
लेकिन ये जो 20 तीर्थंकरों की बात है, भगवंतों की नहीं। भगवान और तीर्थंकर में क्या फर्क है? तीर्थंकरों का समोचरण लगता है, भगवान का समोचरण लगे ही लगे ये कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं लेकिन तीर्थंकरों का लगेगा ही लगेगा। लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है पंडित। आया समझ में? मैं ये फर्क ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से कोई हाँ 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 जैसे केवली बन सकते हैं, बनने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी। वो मैं श्रुत केवली की बात कर रहा था कि केवली होंगे तो उसके बाद श्रुत केवली होंगे ना। तो यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है, केवली मतलब तीर्थंकर नहीं है, तो बाद में तीर्थंकरों के बाद श्रुत केवली की चर्चा आती है। बाकी सामान्य रूप से केवल ज्ञान तो यहाँ के जीवों को प्राप्त होता ही है, होता है होता है ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अभी अगला प्रश्न कौन है? जय जिनेन्द्र, संजय जी। जय जिनेन्द्र। हाँ मेरा बोलो। प्रश्न था कि जैसे ये नगर है यहाँ पे और हाँ ये बीच में से एक नदी जा रही है बिल्कुल। दो भागों में करते हुए, तो जैसे आपने कहा था कि आखिरी जो सबसे लास्ट में जो नगर है उसमें ही तीर्थंकर होते हैं, तो वो हाँ नदी से होके नहीं जा सकते क्या वहां पे? कहाँ पे जाएंगे? देखिए नदी कहाँ मिलती है, यहाँ पर इस बड़ी नदी में, मतलब सीता नदी में जाके मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी पैक हो गया रास्ता, और आगे यहाँ से तलहटी में कुंड है, तो वहां से भी जाने का कोई चांस है नहीं। अब देखिए ये तो हो गया आर्य और म्लेच्छ खंड की बात। इस खंड में से इस खंड में जाना हो तो ये वक्षारगिरी पार करनी पड़ेगी ना। तो वक्षारगिरी कैसे पार करेंगे? और वक्षारगिरी पार करना नहीं करना बाद वाली बात है। जब एक क्षेत्र में कोई जीव उत्पन्न होता है तो व्यवस्था ही ऐसी होती है कि वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता। अच्छा। तो इसीलिए अभी हम भरत क्षेत्र में हैं, तो ऐरावत क्षेत्र में जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक तो उस क्षेत्रगत उत्पन्न होने वाले जीव की उतनी ही योग्यता होती, उसको कोई निमित्त आदि मिल जाए तो वो चला भी जाए, मैं ना नहीं कह रहा हूं। जैसे किसी को विद्या प्रकट हो गई तो विद्या के बल या चारण रिद्धि मुनिराज होंगे तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। और यहाँ पे ऐसे विद्याधर भी होते होंगे तो वो भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जाएंगे ना। यहाँ पे अभी विद्याधरों की चर्चा अपन ने की थी ना। अच्छा। यहाँ पर विद्याधरों की श्रेणियां हैं सबसे नीचे, तो विद्याधर यहाँ पे ही नहीं, ये विद्याधर तो इस सुदर्शन मेरु पर्वत की अकृत्रिम जिनालयों की भी वंदना करते हैं। इसलिए विद्याओं के बल से तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय अब हो जिनेन्द्र। गए सब, सबके प्रश्न तो हो गए होंगे। अभी एक कोई अंतिम बच्चे हैं, हाँ पूछिए। पंडित जी, ढाई द्वीप में 5 विद्या क्षेत्र है, हर विद्या क्षेत्र में 4 तीर्थंकर, तो कुल मिला के 20 तीर्थंकर हुए। ये सही है कि गलत है? ढाई द्वीप में 5 विदेह हैं, बराबर। एक विदेह में 4 तीर्थंकर, तो कुल मिला के 20 हो गए। करेक्ट हो गया आपका। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो देखिए आज हमने इन सब की रचना देखी। अभी कल जम्बू शालमली वृक्ष की रचना भी देखेंगे, और फिर ये इस जम्बू द्वीप के बाद होने वाले धातकी खंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे इस विदेह क्षेत्र का जितना विस्तार देखा यहीं पे अपन रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। खाली लीव करना। पहले लीव